गुड मॉर्निंग +2 क्लास। आज हम हमारा जो हिस्ट्री का चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो स्टार्ट करेंगे बेटा। देखिए हमारा सेकंड पार्ट तक था जो वो हमारा कंप्लीट हो चुका था पिछली वीडियो में, कृषि प्रौद्योगिकी। आज हम इसे नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टॉपिक है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बारे में हम इसमें आज समझेंगे। मोहनजोदड़ो जो था एक नियोजित शहरी केंद्र। नियोजित का मतलब क्या है कि जो शहर बनाए गए थे वो प्लान्ड करके बनाए गए थे बिल्कुल अच्छे से कि कहाँ पर क्या चीज़ बनानी है। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका सबसे अनूठा पहलू जैसा शहरी केंद्रों का विकास था। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका सबसे अनोखा पहलू क्या था? शहरी केंद्रों का विकास था। ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। जो मोहनजोदड़ो है उसको हम बड़े ध्यान से देखेंगे। जो मोहनजोदड़ो है वो पूरा सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्राचीन स्थल है और सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। बस्ती इसकी दो भागों में थी। पहला था एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, दो पार्ट थे उसके। जो ऊंचाई पर बनाया गया था वो क्षेत्र छोटा था और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। यानी कि जो निचले क्षेत्र पर बनाए गए थे क्षेत्र बस्तियां वो बड़ी होती थी और ऊंचाई पर बनाई गई जो बस्तियां होती थी वो छोटी होती थी। और जो पुरातत्वविद हैं इन्होंने उनको दुर्ग और निचले शहर का नाम दिया है। जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने जो ऊंचाई पर क्षेत्र थे उनको दुर्ग का नाम दिया और निचाई के जो क्षेत्र थे उनको निचला शहर का नाम दिया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण क्या था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी और दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। दुर्ग का मतलब जो किला था उसको दीवारों से घेरा गया था और इसको दीवारों से घेर कर निचले शहर से अलग किया गया था ताकि वो अलग से शो हो। और जो निचला शहर था उसको भी दीवारों से घेरा गया था। और यहाँ पर जो श्रमिक थे वो प्रतिदिन काम करते थे और इस तो 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा, ये अनुमान लगाया गया था कि 1 घन मिट्टी जो मीटर 1 घनीय मीटर मिट्टी जो श्रमिक था वो ढोता होगा। तो मात्र आधारों को बनाने के लिए, आधार का मतलब कि उसकी नींव को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। श्रम दिवस का मतलब कि इतने दिन मजदूरों को काम करना पड़ा होगा। अब जो है चबूतरों की बात आती है कि जो चबूतरे थे वो यथास्थान बनने के बाद, यानी कि जहाँ पर वो बनाने होते थे, शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। यानी कि जो शहर थे और शहरों में चबूतरे बनाए जाते थे और चबूतरों के ऊपर भवनों का निर्माण किया जाता था। और जो ईंटें थी उनके लिए अनुमान लगाया जाता है कि जो ईंटें थी वो धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई थी और इनका जो साइज़ है वो निश्चित होता था और लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो थी उनकी 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो है वो उनकी ईंटों की जो लंबाई और चौड़ाई होती थी वो उनकी ऊंचाई की 4 गुनी और जो उसकी लंबाई थी वो तो 4 गुनी होती थी और जो चौड़ाई थी वो दुगनी होती थी उसकी ऊंचाई की। और इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। यानी कि उस टाइम ईंटें अस्तित्व में आ चुकी थी, ईंटों का निर्माण होने लग गया था और लोगों को इनके बारे में पता था। आगे है नालों का निर्माण। अब उस टाइम उस हड़प्पा सभ्यता जो एक बड़ी विकसित सभ्यता थी, उस टाइम लोगों को इनकी भी समझ आ चुकी थी कि जो घरों का या बस्तियों का जो पानी है उनकी निकासी के लिए कैसी व्यवस्था की जाए। तो उनके लिए उस टाइम पे उन्होंने नालियों का भी विशेष प्रबंध किया हुआ था। नेक्स्ट है गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य का मतलब कि जो उनके घरों की संरचना थी वो कैसी थी, किस प्रकार वो घरों का निर्माण करते थे और घरों में किस प्रकार से कहाँ पर क्या बनाया जाता था। मतलब कि जैसे हमारे आज के टाइम में भी जैसे किचन होती हैं, वॉशरूम, बाथरूम, ये सब होता है, तो आंगन होता है, तो उनकी भी संरचनाएं जो होती थी वो हम इसे पढ़ेंगे कैसे वो बनाई जाती है।
तो इनमें से जो एक आंगन पर केंद्रित थे, आंगन मतलब कि बीच में तो उनके घरों में आंगन बनाया जाता था और उसके उस आंगन के जैसे आंगन है और उसके आंगन के चारों तरफ ऐसे कमरे बने होते थे और आंगन में खाना पकाना, कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। यानी कि आंगन जो था वहाँ पर लोग खाना भी पकाते थे और भी कताई जैसी अदर एक्टिविटी जो होती थी उनको भी वो वहाँ पर करते थे। ख़ास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में, यानी जब गर्मी होती थी और शुष्क मौसम होता था यानी गर्मी होती थी तो खुले आंगन में वो काम करते थे। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। यानी कि लोग एकांत जब चाहते थे तो उनके लिए भी ये चीज़ें प्रयोग की जाती थी। तो जो भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी, जो भूमि तल पर यानी कि जो दीवारें बनी होती थी उनमें खिड़कियां नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। यानी कि जो मेन गेट होता था ना, तो वहाँ से जो घर का इंटरनल पार्ट होता था वो सीधा दिखाई नहीं देता था और हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था। यानी कि जो बाथरूम बनाए जाते थे उनमें फर्श जो होता था वो ईंटों का बना होता था और जो उनकी नालियाँ होती थी वो दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। यानी कि दीवार के सहारे जो नालियाँ बनी होती थी वो डायरेक्ट जो रोड पे नालियाँ होती थी उनमें जाकर वो मिल जाती थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। यानी कि जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने देखा कि जो घर हैं जैसे उस टाइम भी घरों में सीढ़ियाँ बनी होती थी। मान लो अंडरग्राउंड किसी को जाना है या फिर छत पर जाना है तो उसके लिए सीढ़ियों के अवशेष भी उन्होंने पाए हैं। और कई घरों में तो कुएं भी बने हुए होते थे और जो कुएं होते थे वो उनका एक कमरे में बने होते थे और कमरों का जो गेट होता था वो बाहर की साइड से होता था ताकि बाहर से कोई आसानी से आ जा सकता था। और उन्होंने अनुमान लगाया है विद्वानों ने कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। आप इसको याद कीजिए कि उस समय कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। तो इससे नेक्स्ट है आपका दुर्ग। दुर्ग यानी कि जैसे हमने अभी भी पढ़ा था कि दुर्ग जो थे वो ऊंचाई पर बनाए होते थे। तो ऊंचाई पर बने होते थे तो उनकी संरचना कैसी होती थी। देखिए जो ये दुर्ग होते थे, ये दुर्ग जैसे कोई पब्लिक फेस्टिवल या कुछ होता था तो उनके लिए प्रयोग किए जाते थे और इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं। यानी कि अब जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने जब इसकी खोज की तो उन्हें केवल उसका निचला हिस्सा ही मिला कि जहां पर उसके अवशेष पाए गए हैं और ये अनुमान लगाया गया है कि जो ऊपरी हिस्से थे वो संभवतः कि पॉसिबल हो सकता है कि उनको लकड़ी से बनाया गया है और जो बहुत पहले ही नष्ट हो चुके हैं। और इनमें विशाल स्नानागार का मतलब स्नान घर, बाथरूम जिसको कहते हैं वो शामिल है। और विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। बेटा जैसे आपकी बुक में दिखाया हुआ है कि जो विशाल स्नानागार है ये देखिए ध्यान से, जो स्नानागार आपको दिखाया गया है ये आयताकार फॉर्म में है, आपको ये बताया गया है और चारों ओर एक गलियारे से यानी कि चारों तरफ इसके एक गलियारा सा ऐसे बना हुआ है, उससे घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए यानी कि इसके अंदर जाने के लिए इसमें उत्तर और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई होती थी। यानी कि जो ये स्नानागार है इसके अंदर जाने के लिए उत्तर और दक्षिणी भाग में सीढ़ियां बनी हुई होती थी और इसके किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। यानी कि इसके किनारों पर ईंटों को जमा रखा था और जिप्सम का प्रयोग करके इसे जलबद्ध किया हुआ था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिनमें से एक में बड़ा कुआं था। यानी जो ये विशाल स्नानागार था इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिनमें एक में बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। यानी कि जो जलाशय था जो तालाब की फॉर्म में था उसमें बड़े नाले में पानी बह जाता था।
इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, यानी इसके नॉर्थ में एक छोटी सी एक और कंस्ट्रक्शन की हुई थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। यानी कि जो ये गलियारा था नॉर्थ की साइड था जो, इसमें भी ऐसी एक कंस्ट्रक्शन उन्होंने की हुई थी कि इसमें दो छोटी छोटी गलियारे बने हुए थे और गलियारे के दोनों ओर 4 स्नानघर, चार यानी कि जो गलियारा था उसके एक तरफ 4 स्नान बाथरूम और एक तरफ 4, यानी कि 8 बाथरूम बनाए गए थे। प्रत्येक स्नान घर से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी, यानी कि जो ये स्नान घर थे, बाथरूम थे, इनमें से नालियाँ गलियारे में जाकर मिल जाती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने में इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि जो इनका प्रयोग किया जाता था तो वो किसी स्पेशल अनुष्ठान यानी कि स्पेशल कोई फेस्टिवल या ओकेजन होता था, उनके लिए ही इसका प्रयोग किया जाता था। तो बेटा आप यहाँ से इसको ध्यान से पढ़िए। ये थर्ड जो हमारा पॉइंट था ये कंप्लीट हो गया है आपका। इसको अच्छे से समझिए बेटा, और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स राइट करने हैं जो मैं आपके पास सेंड कर दूँगी। थैंक यू।